हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ना है एंड जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब ये ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन के बाद के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वही कहलाते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, प्रोटीन तो बन गया, अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है? तो आज जो है हम लोग बाई जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ये पोस्ट ट्रांजिशनल प्रोसेसेस नहीं हुए तो क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो फंक्शनल नहीं होता है एंड उससे रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो सही से नहीं हो पाते। तो अगर हम लोग एक्सप्रेशन की बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन है, उसका मेन पर्पस क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो, प्रोटीन अपना फंक्शन जो है वो कर सके। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं हो पाता है जीन एक्सप्रेशन का। ट्रांसलेशन जब हो जाता है उसके बाद भी हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन हो गया, कार्बोक्सिलेशन नहीं आएगा, हाँ हाइड्रोक्सिलेशन हो गए एंड अदर जो प्रोसेसेस होते हैं ये होते हैं। क्यों? ताकि जो प्रोटीन्स हैं उनका मॉडिफिकेशन हो सके, ताकि जो हमें प्रोटीन मिला है उसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशन हो सके एंड फाइनली वो क्या हो सके, वो जो है एक फंक्शनल प्रोटीन बन सके। इसलिए जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, जिनके वजह से वो डिजीज जो है वो होती है। तो अगर हम लोग बात करें, जो एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड डिजीज कंडीशन में बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं उनमें इनका एक्सप्रेशन देखने को मिलता है कि किस तरीके से होता है। उस बेसिस पे जो है इसको बताया जाता है कि पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस की, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किस चीज के लिए? मॉडिफिकेशंस के लिए, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है वो मॉडिफाई हो सके एंड एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पहले रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन से समझते हैं, पहले रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से डीएनए बना, फिर रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिससे जो है डीएनए से आरएनए एमआरएनए उसकी कॉपी बनी। उसके बाद ट्रांसलेशन हुआ जिसमें प्रोटीन्स बने। प्रोटीन के बनने के बाद प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस हुए एंड ये प्रोसेस ट्रांसलेशन के बाद हुआ, जिसके वजह से एंड प्रोडक्ट जो है उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही ज्यादा किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है एंड डिजीज कंडीशंस में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। अभी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो अमीनो टर्मिनल सीक्वेंसेस जो है वो रिमूव होते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज द्वारा, जब प्रोटीन्स जो है वो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन्स को। अब प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड से मिल करके बने हुए होते हैं।
अब ये अमीनो एसिड के पास अगर आप देखें तो इस तरह से ये लॉन्ग पेप्टाइड का चेन होगा, बाद में उसमें फोल्डिंग्स होंगी, लेकिन एक तरफ तो एन टर्मिनल होगा और एक तरफ सी टर्मिनल होगा। अब ये जो अमीनो टर्मिनल होता है इसके जो सीक्वेंसेस हैं, ये प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है इनका, जब ये प्रोटीन्स क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन्स को। यहाँ पे ये जो अमीनो टर्मिनल सीक्वेंसेस हैं ये टारगेट करते हैं प्रोटीन्स को, फर्दर ट्रांसपोर्टिंग देम टू देयर एक्चुअल पॉइंट ऑफ एक्शन विद इन द सेल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अमीनो टर्मिनल सीक्वेंसेस हैं ये टारगेट करते हैं प्रोटीन्स को ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके टू देयर एक्चुअल फाइनल एक्शन, टू देयर फाइनल डेस्टिनी, जहाँ पे वो जाके अपना उनका जो फाइनल पाथ है, फाइनल जो पॉइंट है जहाँ पे वो जाके फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग बात करें, जब एक बार प्रोटीन जो है वो बन गया है, किसके हेल्प से? राइबोसोम के हेल्प से, एंड अदर जो mRNA है उसके हेल्प से विद इन द साइटोसोल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में फर्दर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। एंड आप कह सकते हैं कि यहीं पे जो प्रोटीन जो है, जो कि ट्रांसलेशन की वजह से राइबोसोम के हेल्प से, mRNA के हेल्प से साइटोसोल में बना था, अब वो क्या करता है, अब वो साइटोसोल से प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जाता है। क्यों? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही फर्दर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे सर्टेन N&C टर्मिनल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि क्लीव होते हैं, कहाँ पे? ER पर। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ER पर क्लीव होगा, एंड आफ्टर विच वो क्या होंगे, उसके बाद वो जो है मॉडिफाई होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स द्वारा। ये एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक अमीनो रेसिड्यूज पर इनको जो है वो क्लीव करते हैं, एंड इनका जो अमीनो एसिड का सीक्वेंसेस हैं वो फिर स्पेसिफिक आता है। यहाँ पे ये जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हुआ है, फिर वो फाइनली जो है उसका प्रॉपर फोल्डिंग होता है ताकि वो एक फंक्शनल प्रोटीन में बन सके। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए पहले। देखिए तो हो क्या रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन सा प्रोसेस हुआ था? ट्रांसक्रिप्शन वाला। ट्रांसक्रिप्शन हो गया था, उसके बाद वो कहाँ पे आया था? साइटोसोल में। साइटोसोल में विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम प्रोटीन जो है वो बन गया। ठीक है, ये मान लेते हैं प्रोटीन बन गया। अब इसके बाद ये कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस हो गया, ओके। न्यूक्लियस को थोड़ा सा सेंटर में बनाते हैं, एक ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोसोल। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ था और mRNA बन गया था, उसके बाद ये यहाँ पे आया, प्रोटीन की सिंथेसिस हुई साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में प्रोटीन जो है वो बन गया, N&C टर्मिनल होगा, N&C टर्मिनस इसके पास होगा। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रांसलेशन हो गया तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होंगे। तो ये होगा क्या कि अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना, ये ER के पास जाएगा। किसके पास जाएगा?
ईआर के पास, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशंस हैं प्रोटीन में वो होंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ये सारी चीजें होंगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो ये मॉडिफिकेशंस होंगे। मॉडिफिकेशन के समय पे क्या होता है कि पहले कुछ ऐसा होता है कि अगर प्रोटीन जा रहा है तो कुछ जो एन टर्मिनल के कुछ अमीनो एसिड हैं या सी टर्मिनल के कुछ अमीनो एसिड हैं उनको क्लीव करके अलग कर दिया जाता है एंड उसके बाद मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक बार जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो फिर होता है प्रोटीन फोल्डिंग। आई होप प्रोटीन फोल्डिंग सबको पता होगा, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली प्रोटीन फोल्डिंग होगा। एंड देन फाइनली जब पूरा प्रोटीन फोल्डिंग हो जाता है तब जाकर जो एक्चुअल प्रोटीन है वो बनता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिर्फ ट्रांसलेशन पे ही प्रोसेस खत्म नहीं होती है, ट्रांसलेशन के बाद भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड उसके बाद भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद भी प्रोटीन फोल्डिंग होता है एंड देन जो है फंक्शनल प्रोटीन जो है वो बन के तैयार होता है। अब किसी भी स्टेज में अगर जो चीज जैसे होनी चाहिए थी अगर वो नहीं हुआ, मतलब अगर म्यूटेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है फिर डिजीज का केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा कहीं रफ में ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना। तो यहाँ पे विटामिन सी का क्या रोल होता है, कैसे ये जो है अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो कैसे स्कर्वी होता है। तो इसमें होता क्या है कि कोलेजन एक प्रोटीन है, आई होप सबको पता होगा। कोलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एंड यहाँ पे क्या होता है जब कोलेजन बनता है तो उसके बाद जब पोस्ट नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि कोलेजन बना, वहां पे क्या हुआ है ट्रांसलेशन के थ्रू कोलेजन प्रोटीन बन गया एंड देन उसके बाद क्या होता है इसमें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है एंड इस पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है विटामिन सी भी जो है वो एक्ट करता है, विटामिन सी भी जो है वो प्रेजेंट रहता है, इस प्रोसेस को कराने में हेल्पफुल होता है एंड देन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है एंड जो फंक्शनल कोलेजन है वो बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है तो होता क्या है कि ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं कोलेजन के ये नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इन अप्रोप्रिएट या नॉन फंक्शनल कोलेजन जो है वो बनता है, जिसके वजह से जो स्वेली गम्स हो गए या फिर ब्लीडिंग गम्स जो है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है एंड ओवरऑल जो स्कर्वी डिजीज है वो उस पर्सन में देखने को मिलता है। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, विटामिन सी की डिफिशियंसी तो है ही, उसके थ्रू तो एग्जांपल को हम लोग समझ ही सकते हैं कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन को रोल को भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से कोलेजन जो कि एक प्रोटीन है अगर उसमें जो है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया तो उसमें जो है डिजीज भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है वो एक फैक्टर के ना प्रेजेंट होने की वजह से हो रहा है एंड ये फैक्टर जो है ये कौन सा है विटामिन सी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है ये आखिर होता कैसा है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप में क्या चीज होती है, ये सब भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलेट होते हैं फ्रॉम द एमआरएनए एंड उसके बाद उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन होते हैं। केमिकल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो होते हैं बिफोर द बिकमिंग द फंक्शनल प्रोटीन इन डिफरेंट बॉडी सेल्स। मतलब समझ में आया कि हम लोग ये पता है कि ठीक है एमआरएनए से प्रोटीन बना है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन बनने से पहले इस प्रोटीन जो कि अभी बना है इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होता है और ये केमिकल मॉडिफिकेशंस जो हैं यही पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होते हैं।
अगर हम लोग मॉडिफिकेशंस की बात करें तो ये पूरे कलेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड ओवरऑल ये सारे मॉडिफिकेशंस जो हैं इन सारे मॉडिफिकेशंस को पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटीन जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं क्रूशियल रोल प्ले करता है इन जनरेटिंग द हेट्रोजेनेसिटी इन द प्रोटीन। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हुए हैं इनके वजह से होता क्या है, इनके वजह से हेट्रोजेनेसिटी आती है। ठीक है, क्यों? इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिएगा, अभी कुछ स्लाइड्स में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हेट्रोजेनेसिटी लाता है एंड हेल्प करता है यूटिलाइजिंग द आइडेंटिकल प्रोटीन्स फॉर द डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो एक्ट होता है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, इसका रेगुलेशन किया जाता है बाय दीज पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन किस तरह से डिफाइन हो सकता है, तो ये जो है एक कोवेलेंट और जनरली एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन करना किस चीज का, प्रोटीन का, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कंसेप्ट, first all of must have the information about the translation। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन को अगर पढ़ना है तो उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर आप देखिए, उससे आपके और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओवरऑल शॉर्ट अगर हम लोग इन शॉर्ट समझे तो ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो ट्रांसलेशन है उसकी बात करें कि ट्रांसलेशन क्या है, तो ट्रांसलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, किससे, एमआरएनए से, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड ये राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए, और ये राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंड साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है प्रोकैरियोट्स में। वाइल यूकैरियोट में जो ट्रांसलेशन है वो कैरिड होता है ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन द साइटोसोल। तो दोनों जगह होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एंड साइटोसोल में भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों होता है, सोच के जल्दी से बताइए तो हमें, हम पढ़ाएं इसके बारे में। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि यूकैरियोट्स में जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ट्रांसलेशन हुआ है। यहाँ पे जो mRNA है ये डिकोड होता है फ्रॉम द DNA एंड माइग्रेट होता है विद इन द साइटोप्लाज्म और एंड सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, एंड देन जो है फोल्ड होता है, एक्वायरिंग द टर्सरी कन्फर्मेशन एंड परफॉर्म द पर्सपेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है उसके बाद एक चीज और होती है, दैट इज पोस्ट पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है एंड देन फोल्डिंग होता है। एक टर्सरी कन्फर्मेशन जो है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है वो टर्सरी कन्फर्मेशन तक रहते हैं, कुछ होते हैं जो कि क्वार्टरनरी कन्फर्मेशन भी उनमें देखने को मिलता है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया। देन क्या होता है, वो अपना प्रॉपर जो उनकी फोल्डिंग है, प्रोटीन फोल्डिंग, वो हो गया एंड देन वो अपना रेडी है, वो फंक्शनल है, फुल्ली फंक्शनल है, और उनका जो भी जहाँ पे भी काम होता है वहां पे वो चले जाते हैं एंड अपने अपने जो रिस्पेक्टिव वर्क्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है, आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस क्या है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग होती है, ठीक है, एंड देन प्रोटीन जो है वो फंक्शनल प्रोटीन हो जाता है। अगर हम लोग बात करें, इसको आप नोट कर लीजिए, हो गया। चल, तो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस क्या है ये तो हमें पता चल गया। अब टाइप्स क्या हैं इसके ना, कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर अगर ये कोई टाइप है तो उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस क्या हैं, कितने तरह के हैं, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या इनको जो है शॉर्ट फॉर्म में पीटीएम्स कहा जाता है, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस, ये जो पीटीएम्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं मॉडिफाइंग ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, एंड ये जो है ट्रांसलेट होते हैं, और जब प्रोटीन जो है ट्रांसलेट हो गया है किसके थ्रू, एमआरएनए के थ्रू, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो है मॉडिफिकेशंस कराते हैं। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो इंजाइमेटिक हो सकता है या तो कोवेलेंट हो सकता है। डिफिनीशन याद करिए, डिफिनीशन में भी हम लोग ये पढ़े थे कि ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जो कि कोवेलेंट होता है एंड और इंजाइमेटिक होता है जो कि प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज हो गए हैं ट्रांसलेशन के बाद तो उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाता है। ह्यूमन बॉडीज में ये जो पीटीएम्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं डाइवर्सिटी को एंड एक्यूरेसी को। किस चीज के एक्यूरेसी को, प्रोटीन के एक्यूरेसी को, ताकि वो सही से परफॉर्म कर सके अपने सारे फंक्शंस। तो अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं वो बहुत सारे टाइप्स के हैं एंड बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये होता है। पहली चीज होती है ट्रिमिंग के थ्रू। ट्रिमिंग में क्या होता है, ट्रिमिंग में कुछ पोर्शन ऑफ द प्रोटीन जो कि अभी सिंथेसाइज हुआ है ट्रांसलेशन में, उसका कुछ पोर्शन जो है टर्मिनल पोजीशन पर यहाँ पे या फिर जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां पे उसकी कटिंग हो जाती है एंड ट्रिमिंग का प्रोसेस वहां पे होगा। कोवेलेंट अटैचमेंट्स होते हैं, कोवेलेंट अटैचमेंट्स जो है उस प्रोटीन के ऊपर अदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं जो कि कोवेलेंटली होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग भी इसी के अंदर आता है कि अगर जैसे कोई केमिकल मॉडिफिकेशन होना था वो हो गया, अब वो जो है जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस थी उसमें हो गई हैं, अब इसमें कोई भी केमिकली कोई चेंज नहीं लाना है एंड उस समय पे क्या होगा कि प्रोटीन फोल्डिंग होता है, ठीक है, ताकि वो जो है एक फंक्शनल प्रोटीन बन सके। उसके बाद प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन भी आता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन मतलब प्रोटीन जो है उसे डिग्रेडेड करना, ठीक है।
तो ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं, क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रिमिंग को समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट हुआ है एंड देन ये यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो बहुत सारे आप देखे होंगे कि प्रो एंजाइम, एक्टिव एंजाइम, ठीक है, वैसे ही प्रो प्रोटीन, एक्टिव प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, हार्मोन है, ठीक है, पता है, लेकिन कैसा नेचर है, प्रोटीनिशियस नेचर है ना। तो पहले क्या होता है, एक्टिव इंसुलिन नहीं बनता है, पहले वो क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है, फिर उसकी ट्रिमिंग होती है एंड देन जो है वो एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट है एंड ये जो है अगर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा, नहीं, ये अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो for proper functioning of this insulin, it is very important that it should undergo the process that is post translational modifications, and this process is done with the help of trimming। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो इंसुलिन है इसका क्या होता है, अनवांटेड पार्ट जो कि इसको इनएक्टिव बना के रखा है, इसको रिमूव कर किया जाता है एंड देन इसे जो है एक 3 डायमेंशनल एंड फुल्ली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या बना था, ट्रांसलेशन इसका हुआ था एंड इसका जो प्रोटीन है वो बना था, लेकिन अभी जो ये प्रोटीन है ना ये क्या है, ये इनएक्टिव है। इसको जरूरत क्या है, इसके केस में ट्रिमिंग की जरूरत इसको है। तो ट्रिमिंग में होता क्या है, जो अनवांटेड पार्ट है उसे रिमूव किया जाता है। तो इसका जो भी अनवांटेड पार्ट था जो कि इसको इनएक्टिव कर रहा था उसे रिमूव कर दिया गया है। अब क्या हो गया है, अब एक्टिव प्रोटीन जो है वो बन गया है, दैट इज इंसुलिन जो है, एक्टिव इंसुलिन वो बन गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, अच्छा एक और चीज ऐसा है कि ये जो ट्रिमिंग है ये एक मेथड है किसका, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का। ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं सबका ट्रिमिंग होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है कि सारे प्रोटीन्स जो है अलग अलग हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, कोई ऐसा प्रोटीन होगा जिसको ट्रिमिंग की जरूरत होगी तो उसी का सिर्फ ट्रिमिंग होगा। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसके सारे सीक्वेंस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन की जरूरत है, मतलब OH का एडिशन का जरूरत है। तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिलेशन होगा, वहां पे ट्रिमिंग नहीं होगा। तो ये प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन लगेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद कोवेलेंट अटैचमेंट। कोवेलेंट अटैचमेंट क्या होता है, कोवेलेंट अटैचमेंट जो है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एडिशन करना, किस चीज का एडिशन करना, या तो एडिशन करना या फिर ट्रांसफर करना किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को जो कि एक्ट करता है एज अ एक्सेप्टर रीजन। मतलब जो पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, मतलब जो प्रोटीन प्रेजेंट है, इस प्रोटीन पर किसी चीज का क्या, या तो एडिशन करना या फिर यहाँ पे किसी चीज का ट्रांसफर करना उस प्रोटीन के नीड के हिसाब से कोवेलेंटली ये प्रोसेस होता है एंड ये जो है कोवेलेंट अटैचमेंट ही क्या कहलाता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में प्रोटीन्स जो हैं वो डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड डाइवर्सिटी जो है वो अराइज होती है। तो इससे पहले जो है हम एक क्वेश्चन किए थे कि प्रोटीन्स जो हैं वो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं
वो प्रोटीन्स को हेट्रोजेनेसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। देखिए ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आता है, एंड मेनली उसमें क्या होता है कि जो कोवेलेंट अटैचमेंट है उसके थ्रू जो है बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन या फिर ग्लाइकोसाइलेशन या फिर सल्फोनेशन या फिर मिथाइलेशन या फिर हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसमें होता क्या है कि अदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्रुप है उनका अटैचमेंट या उनका ट्रांसफर होता है। तो जिसमें मान लीजिए जैसे कोई प्रोटीन है, ठीक है, एंड ये प्रोटीन अभी अच्छा फोल्डिंग कंडीशन में तो नहीं हो सकता, एक मिनट, जैसे मानिए कि ये जो है प्रोटीन बना था, अभी ट्रांसलेशन हुआ है एंड ये जो है सिंथेसाइज हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हुए हैं, एंड यहाँ पे इसमें जो है इसी प्रोटीन में एक बार मान लीजिए हाइड्रोक्सिलेशन हुआ। हाइड्रोक्सिलेशन अगर होगा तो क्या होगा, OH ग्रुप आकर के अटैच होगा ना इस पे, किसी एक पर्टिकुलर साइट होगा, कहीं पे भी नहीं हो जाएगा, जहां पे होना होगा वो उस साइट पे कराएगा। और मान लीजिए इस प्रोटीन का क्या हो सकता है, इस प्रोटीन का मिथाइलेशन भी हो सकता है। मिथाइलेशन होगा तो क्या होगा, CH3 ग्रुप जो है आकर के अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच होगा। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोटीन तो यही था लेकिन इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें कुछ अलग हो जाएगा, इसमें कुछ अलग हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हेट्रोजेनिसिटी है वो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के वजह से आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है ये क्या कर रहा है, ये जो है जो प्रोटीन है उसके अंदर कोवेलेंटली जो अटैचमेंट्स है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड से होंगे तो वो क्या होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एक बार इस प्रोटीन पे किसी एक साइड पे हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, एक ही बार हुआ है, और दूसरी बार जो है क्या हो रहा है कि इसी प्रोटीन का फिर से हाइड्रोक्सिलेशन होगा, एंड मान लीजिए उसके लिए 3-4 साइट्स प्रेजेंट थे एंड यहाँ पे अब इस बार 2 साइट पे हुआ, ठीक है, तो वेरिएशन आया ना। तो इस तरह से ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है ये वेरिएशन को लाता है, एंड हेंस ये जो है हेट्रोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है वैसे समझ में आई होप आ गया होगा आपको। चलिए तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं अगर आप इसमें कोवेलेंट अटैचमेंट्स को देखें तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू ये होता है, जैसे फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, सल्फोनेशन, मिथाइलेशन एंड हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये प्रोसेसेस कैसे होते हैं, तो मिथाइलेशन अगर हम लोग समझे मिथाइलेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ द वन कार्बन विद द मिथाइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ द अमीनो एसिड साइड चेन। तो ट्रांसफर होता है किस चीज का, मिथाइल ग्रुप का, एंड इसी वजह से ये मिथाइलेशन की प्रोसेस कहलाती है। अब अगर हम लोग बात करें तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होता है, अमीनो एसिड पे। अमीनो एसिड के कौन से ग्रुप पे अटैच होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप पर, उसके साइड चेन पे वहां पे अटैच होगा, एंड ये इंक्रीज क्या करता है, हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज करता है उस प्रोटीन के, एंड ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है नेगेटिव अमीनो चार्ज को जब ये बाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो मिथाइलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन मीडिएटेड जो मिथाइल ट्रांसफरेजेस हैं एंड एस एडिनोसिन मिथ्योनिन है, ये जो है प्राइमरी मिथाइल ग्रुप डोनर होते हैं। तो अगर हम लोग मिथाइलेशन की बात करें कि मिथाइलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो मिथाइलेशन जो है वो मिथाइल ट्रांसफरेजेस द्वारा होता है, एंड मिथाइल अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कोई ऐसा डोनर मॉलिक्यूल होगा ना
जो कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या होता है, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन होता है, जो कि डोनर की तरह एक्ट करता है। ये अपने मिथाइल ग्रुप को जो है वो डोनेट करता है। मिथाइल को अगर आप देखें तो मिथाइल क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ये क्या करता है, जब अमीनो एसिड पे जाता है तो अमीनो एसिड को क्या करता है, हाइड्रोफोबिसिटी जो है ना उसका, वो इंक्रीज करता है। एंड इस वजह से ये क्या करता है कि अगर अमीनो एसिड पहले क्या है, नेगेटिवली चार्ज था, नेगेटिवली वो जो है ज्यादा उस पर चार्ज था, क्योंकि उस पर नेगेटिव अमीनो एसिड प्रेजेंट थे एंड कार्बोक्सिल ग्रुप तो प्रेजेंट हो गई हर अमीनो एसिड के पास, तो वो जो है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। उसके बाद पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं, एंड देन जो है हम लोग आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है वहाँ पे कवर होंगे। इसके साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज जो वीडियोस होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक। चलिए, अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है एंड आप वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। उसमें क्या होगा कि उसमें जो है आपके जो नोट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स के वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या उससे जो है आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो नवोदय बैच है इसके अंदर आपको जूलॉजी की क्लासेस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ में जो बॉटनी क्लासेस हैं एंड केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो क्लासेस भी वहाँ पे मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एंड एट लास्ट आप जो है DNS20 जो कूपन कोड है उसको यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस को पढ़े थे, कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस को पढ़े थे, जिसमें हम लोग फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में पढ़े थे। अदर देन दैट वो तो बहुत ही ज़्यादा जैसे मेजर पोर्शन में होने वाले रिएक्शंस हैं। अदर देन दैट और भी बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर होते हैं। एंड ये मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, कार्बोक्सिलेशन होता है, लिपिडेशन होता है, बायोटिनलाइजेशन होता है, एसिटिलाइजेशन होता है। तो कार्बोक्सिलेशन, लिपिडलाइजेशन, बायोटिनलाइजेशन, एसिटिलाइजेशन, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो कि पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के थ्रू होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों जो पीटीएम है, पीटीएम्स हैं, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं, ये आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, आखिर जरूरत क्या है इसकी करने की। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बस खाली एक बार ट्रांसलेशन हुआ एंड देन जो है बस पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ना हो एंड डायरेक्ट जो है इसकी फोल्डिंग हो जाए। फोल्डिंग भी तो लेकिन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के अंदर ही आएगा। तो फिर क्या हो कि बस ट्रांसलेशन हो एंड डायरेक्ट जो ये एक ही बार एक्टिव बन जाए एंड ये अपने फंक्शंस को फिर परफॉर्म करे।
आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है, ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाता है, क्यों? एंड मेनली इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है ना, ये प्रोटीन को कराने के लिए बहुत ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है, प्रोटीन्स में ये होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो है वो प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन टारगेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसके लिए पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। तो जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं, इसको कराने के बाद जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग हो गया, ये सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है प्रोटीन वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन का केस अभी हम लोग पढ़े थे कि जब वो सिंथेसाइज हुआ था तो इनएक्टिव था, जब ट्रिमिंग हुई, ट्रिमिंग क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, उसके बाद वो एक्टिव बना। तो इस तरह से स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन टारगेटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन सिग्नलिंग जब आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसके अगर आप देखें तो प्रोटीन सिग्नलिंग पढ़े होंगे जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तब, ठीक है। तो वहां पे जब आप सिग्नलिंग पढ़े होंगे, प्रोटीन सिग्नलिंग नहीं सिग्नलिंग पढ़े होंगे, तो वहां पे आप रिसेप्टर्स के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जो है प्रोटीन के किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन टारगेटिंग है, प्रोटीन का जो सिग्नलिंग है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो होते हैं, एंड ये जो है ये सारे के सारे जो है मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से एक अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीटीएम्स जो हैं, प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस जो हैं, ये इनके ऊपर आज भी वर्क चल रहा है, एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे जो प्रोसेसेस हैं उन्हें डिस्कवर किया जा रहा है कि और किस तरीके से जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हो सकते हैं, या फिर अभी जितने डिस्कवर हो गए हैं उनके बारे में और भी जो उसके बारे में जो और भी रिसर्च वर्क है वो चल रहा है कि आखिर ये कैसे होता है, आखिर क्यों होता है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। एंड उसके बाद फर्दर मोस्ट जो ग्रेटेस्ट फोकस है वो इस चीज़ पे है, जैसे कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन होना, क्यों आखिर होता है ये, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्यूटिनाइजेशन, यूबिक्यूटिनाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा याद करिए। यूबिक्यूटिनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यूबिक्यूटिनाइजेशन में क्या होता है कि जब किसी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने वाला होता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, तो वहां पे क्या होता है, यूबिक्यूटीन्स जो है आकर के अटैच होना शुरू कर देते हैं, एंड मिनिमम एटलीस्ट 4 यूबिक्यूटीन तो आकर के अटैच होने ही चाहिए अगर किसी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है एंड अब इसका जो है डिग्रेडेशन होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होना है तो यूबिक्यूटिन जो है इससे अटैच होना चाहिए, तो यहाँ पे यूबिक्यूटिन आकर के अटैच हो रहे हैं।
ये यूबिक्यूटिन जो है अटैच होते हैं एंड देन प्रोटियोसोम जो है इसे यूबिक्यूटिन को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एंड देन फाइनली ये जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन डिग्रेडेशन होता है। तो ये सारी प्रोसेस जहाँ पे यूबिक्यूटिन आकर अटैच होता है ये है यूबिक्यूटिनाइजेशन का प्रोसेस एंड ये भी क्या होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। एंड ये सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं एंड ये क्या क्या है चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है इन जनरेटिंग द हेट्रोजेनिसिटी विद इन द प्रोटीन एंड इसका जो हेट्रोजेनिसिटी है ये कैसे होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो है पीटीएम्स ये हेल्प करता है यूटिलाइजिंग द आइडेंटिकल प्रोटीन्स को ताकि ये आइडेंटिकल प्रोटीन्स जो है ये डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके विद इन द डिफरेंट सेल टाइप्स। इसके बाद ये जो है रेगुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस बिहेवियर विद इन द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन द मॉडिफाइंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड ये एंड प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन होता है। ये कंट्रीब्यूट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में एंड डिजीज कंडीशंस में। ठीक है, अगर ये सही से जैसे होना चाहिए था अगर नहीं हुआ वहाँ पे म्यूटेशन आया है तो ये डिजीज को जनरेट कर सकता है एंड डिजीज कंडीशंस में इसको जो है इसको और भी ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया जाता है कि अच्छा ये प्रोसेस अगर ऐसे नहीं हुआ है तो इससे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोटीन अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन this process is very important and this process is being done by the post translational modification। पहले की एक दो स्लाइड में आप पढ़े होंगे कि जब प्रोटीन ट्रैवल करती है, ठीक है, जैसे अगर एक मेम्ब्रेन है उससे दूसरे मेम्ब्रेन में जाना है उसको, ठीक है, जैसे अगर सेल की ही बात करें हम लोग तो सेल की किसी एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल में उसको जाना है तो वहां पे क्या होता है इसको मेम्ब्रेन को पास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये मेम्ब्रेन पास करता है ना तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एंड ये जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं ये अगर नहीं हुए तो क्या होगा कि वो जो है इनका जो पासेस है इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं एंड इनका जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है जिसके थ्रू ये काम करते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो होते हैं फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन। मेनी ऑफ दीज जो मॉडिफिकेशंस हैं पर्टिकुलरली जो फॉस्फोराइलेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किस चीज़ में in the process that is called as regulatory mechanism for the proper action। इसका मतलब क्या है, देखिए फॉस्फोराइलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एंड ये जो है मेनली इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटीन का रेगुलेशन का जो प्रोसेस है ना वो इसी के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन रेगुलेशन जो है वो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही होता है एंड इस वजह से जो फॉस्फोराइलेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बहुत सारे ऐसे पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन रेगुलेशन के लिए किया जाता है। यूबिक्विटिनाइजेशन अगर हुआ है तो ये फिक्स है कि अगर यूबिक्विटिनाइजेशन उस प्रोटीन का हुआ है तो मतलब क्या होगा उसका डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग फॉस्फोराइलेशन की बात करें कि फॉस्फोराइलेशन आखिर होता क्या है कैसे होता है ये सारी चीजें, तो फॉस्फोराइलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिशन होता है
एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप का कहाँ पे एडिशन होता है, प्रोटीन पर एडिशन होता है। पोस्ट ट्रांजिशनल फॉस्फोराइलेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटीन मॉडिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर प्रोटीन्स जो है उनमें फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब एक या एक से ज्यादा जो फॉस्फेट ग्रुप है उस पे आकर के अटैच होते हैं। एंड ये जो है एनिमल सेल्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि वास्ट जो मेजोरिटीज है फॉस्फोराइलेशन की, ये कहाँ पे होता है, ये कैसे होता है, आखिर क्यों होता है, तो इसका मेन जो पर्पस है ना वो रेगुलेशन का होता है। बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है प्रोटीन्स की, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में जो सेरीन है, टायरोसिन है एंड थ्रियोनिन है, ये अमीनो एसिड्स होते हैं जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। तो अगर आप देखें कि कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केस इन एनिमल सेल्स, क्योंकि हम लोग जूलॉजी को पढ़ रहे हैं तो हम लोग को एनिमल सेल्स के रेफरेंस में जो चीज़ें उन्हें अच्छे से समझना है। तो अगर हम लोग एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में ज़्यादातर जो सेरीन है, टायरोसिन है एंड थ्रियोनिन है, वहाँ पे इस अमीनो एसिड पे जो फॉस्फोराइलेशन है वो होता है। देखिए कोई भी प्रोसेस जो है कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है, सबका एक पर्टिकुलर साइट होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, सेरीन पे होता है, टायरोसिन पर होता है एंड थ्रियोनिन पर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली एक या एक से ज्यादा जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो आकर के अटैच होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है वो है यूबिक्यूटिनाइजेशन। यूबिक्यूटिनाइजेशन मतलब क्या होता है, यूबिक्यूटिन क्या है, यूबिक्यूटिन जो है, पहले हम आपको यूबिक्यूटिनाइजेशन समझाते हैं एंड देन जो है यूबिक्यूटिन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूबिक्यूटिनाइजेशन क्या है, यूबिक्यूटिनाइजेशन एक ऐसा पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है जिसमें यूबिक्यूटिन जो है ना वो प्रोटीन से आकर के अटैच होना शुरू करते हैं। एंड यूबिक्यूटिनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन्स को जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रोटियोजोम द्वारा, एंड यहाँ पे फिर उसका डिग्रेडेशन होता है। तो यूबिक्यूटिन जो है अगर आप देखें तो यूबिक्यूटिन जो है ना स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं एंड इनका जो वेट होता है वो लगभग 76 डाल्टन का होता है। एंड ये जो है अगर आप यूबिक्यूटिनाइजेशन की बात करें तो मिनिमम 4 यूबिक्यूटिन तो उस प्रोटीन से जाकर के अटैच होने ही चाहिए, उसके बाद जो है उसका यूबिक्यूटिनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो यूबिक्यूटिनाइजेशन सॉरी उसका जो डिग्रेडेशन है वो हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यूबिक्यूटिनाइजेशन है क्या, यूबिक्यूटिनाइजेशन में यूबिक्यूटिन जो है उस प्रोटीन से आकर के अटैच होता है। यूबिक्यूटिन खुद क्या है, यूबिक्यूटिन जो है स्मॉल रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि आ करके अटैच होता है प्रोटीन पे एंड लेबर करता है उनके डिस्ट्रक्शन को, उनको ये सिग्नल दे देता है कि अब जो है इनका डिग्रेडेशन, इनका जो डिस्ट्रक्शन है ये होगा। इफेक्ट क्या होता है इसका सेल साइकिल में, कि इसका बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसका इफेक्ट होता है सेल साइकिल रेगुलेशन में, ठीक है, कि सेल साइकिल रेगुलेशन हो रहा है, सेल साइकिल चल रहा है, अब कोई ऐसा जो प्रोटीन है उसके अंदर सेल साइकिल में जो कि फंक्शनल नहीं है या फिर उसमें किसी भी तरह से म्यूटेशन हो गया है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसके थ्रू उसका डिग्रेडेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये सेल साइकिल में इंटरप्शन ला सकता है, सेल साइकिल को जो है वो मिसलीड कर सकता है, या फिर जो है सेल साइकिल में फिर जो एंड प्रोडक्ट है सेल्स उनको जो है वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो उस समय पे क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स है उनका डिग्रेडेशन कराना बहुत जरूरी है, एंड वहां पे जाकर के यूबिक्यूटिनाइजेशन होता है एंड यूबिक्यूटिनाइजेशन के थ्रू फिर उनका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स में जो प्रोटीन्स है उनके लिए, डिफ्रेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम सेल डेथ क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो एक
ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सेल है उसकी डेथ होती है, एंड ये जो है प्रोग्राम्ड वे में होता है, ये नेक्रोसिस की तरह नहीं होता है। एपोप्टोसिस दो तरीके से होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, तो अभी उस पर नहीं जाना है हम लोग को। अभी हम लोग इन शॉर्ट ये समझते हैं कि एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये सिग्नलिंग दी जाती है कि इस सेल को जो है इसकी डेथ होनी चाहिए, एंड उस सेल का डेथ होता है। ठीक है, डीएनए रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनल बायोजेनेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा प्रोसेस? यूबिक्विटिनाइजेशन का प्रोसेस। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाट इज यूबिक्विटिनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग यूबिक्विटिनाइजेशन की बात करें तो यूबिक्विटिनाइजेशन जो है एक बहुत ही विटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन होता है, जहाँ पे स्मॉल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज यूबिक्विटिन ये किस तरीके से अटैच होता है, ये कोवैलेंटली अटैच होता है टू अ टारगेट प्रोटीन, एंड ऑफन ये जो है मार्किंग करता है किस चीज का? डिग्रेडेशन का, ताकि प्रोटियोसोम आए एंड वो डिग्रेडेट इसे कर सके। ठीक है, अगर आप प्रोटियोसोम को देखें तो प्रोटियोसोम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन जो है इसी तरह से कुछ रिसेंबल करता है, एंड सिंपली हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसे बना रहे हैं। इस तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसके मेन 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक 19S का कैप होता है, एंड बीच में उसका मिडिल सेक्शन होता है जिसमें 20S रीजन होता है। तो ये क्या है? ये प्रोटियोसोम है। ये क्या करता है? प्रोटियोसोम जो है, मान लीजिए जैसे ये कोई प्रोटीन है, यहाँ पे यूबिक्विटिन आकर के अटैच हुए हैं, तो इसमें जो प्रेजेंट 90S कैप है ना, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको? यूबिक्विटिन को, एंड देन फिर डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो है प्रोटियोसोम द्वारा डिस्ट्रक्ट होते हैं, और फॉर अदर सेलुलर फंक्शन बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिग्नलिंग के लिए यूबिक्विटिनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएनए रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग यूबिक्विटिनाइजेशन की बात करें तो यूबिक्विटिनाइजेशन जो है किस तरीके से होता है, चलिए समझते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए सिंपली कि एक प्रोटीन था, इस पे आकर के यूबिक्विटिन जो है यूबिक्विटिन जो है आकर के अटैच हो गए, एंड यूबिक्विटिन जो है जब अटैच होंगे तो सिग्नलिंग जाएगी किसके पास? प्रोटियोसोम के पास। प्रोटियोसोम के पास क्या होता है? मेनली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। 19S का कैप प्रेजेंट होता है, 20S फिर 19S। 19S का कैप क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है यूबिक्विटिन को, एंड देन डिग्रेडेट करता है। अब जो प्रोसेस है ना कि हम लोग यूबिक्विटिन को डायरेक्ट अटैच कर दिए, ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, एंड 3 एंजाइम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कैसे होता है? इसके लिए 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये एंजाइम्स E1, E2 एंड E3 कहलाते हैं। तो E1 एंजाइम क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंजाइम एंड फर्स्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे। पहला जो प्रोसेस है वो E1 एंजाइम द्वारा किया जाता है। ये क्या होता है? एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें होता क्या है कि यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम दैट इज E1। ये जो E1 है इसका पूरा नाम क्या है? यूबिक्विटिन, मतलब इसका एक और नाम क्या है? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। ये क्या करता है? ये यूज करता है एटीपी को एंड एक्टिवेट करता है यूबिक्विटिन को, एंड फॉर्म करता है एक हाई एनर्जी बॉन्ड को। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है जिसमें E2 एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ये कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन है, अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन हुआ है E1 एंजाइम के हेल्प से। E1 एंजाइम कौन सा है? यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो यहाँ पे जब उसका एक्टिवेशन हो गया है, एटीपी के थ्रू वो एक्टिवेशन हुआ है, उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन है ये ट्रांसफर होता है
E1 एंजाइम से कहाँ पे, यूबिक्विटिन कंजुगेटिंग एंजाइम पर, मतलब E2 एंजाइम पर ये ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जिसमें क्या होता है, लाइगेशन का प्रोसेस होता है। लाइगेशन में क्या होता है कि E3 एंजाइम जो है ना वो आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइगेशन का प्रोसेस है जिसमें E3 एंजाइम आएगा, ये इंटरेक्ट करेगा किससे, ये सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रोसेस किस एंजाइम द्वारा होता है। तो एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो यूबिक्विटिन लाइगेज जो है वो इस प्रोसेस को कराता है। यहाँ पे होता क्या है कि E2 एंजाइम आया है, इंटरेक्ट किया है E3 एंजाइम से, एंड फिर ये थ्री एंजाइम जो है ना स्पेसिफिक सिग्नल्स देता है ऑन द टारगेट प्रोटीन, एंड फिर ये जो है इसको लाता है पास, एंड E2 के पास लाएगा एंड ट्रांसफर करेगा एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन को, कहाँ पे, उसके टारगेट साइट पे, मतलब उसका जो प्रोटीन होगा, जो भी टारगेटेड प्रोटीन है जिसका यूबिक्विटिनाइजेशन होना है उस पे वो ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से ये तीनों प्रोसेसेस होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ E1 E2 E3 यूबिक्विटिनाइजेशन होगा, एंड देन जब यूबिक्विटिनाइजेशन हो गया है, एक चेन जो है वो बन गई है यूबिक्विटिन की, तो प्रोटियोसोम जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, एंड देन उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, किसका, प्रोटीन का जिसपे यूबिक्विटिनाइजेशन हुआ है। चलिए, तो इसे आप नोट करिए पहले। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है ग्लाइकोसाइलेशन का। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है वो अटैच होता है किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब जो प्रोटीन बना था ना ट्रांसलेशन से, उस पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल आकर के अटैच होता है, एंड इसके बाद अटैचमेंट के बाद यहाँ पे मॉडिफाइंग का प्रोसेस होता है, ये इसको मॉडिफाई करेगा, एंड किस में बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में बनाता है। किस में बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में। Many of the proteins जो हैं वो डेस्टिनेटेड होते हैं to become a part of the plasma membrane or to be secreted from the cell, have a carbohydrate chain attached to the amide nitrogen of the asparagine or the hydroxyl group of the serine, threonine, and glycosylation occur in the ER. O glycosylation is being occur at the endoplasmic reticulum. ये प्रोसेस क्या है, ये ऐसे समझने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है ना, कुछ नहीं है, देखिए है क्या। ग्लाइकोसाइलेशन सबसे पहले समझते हैं क्या। ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोटीन है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट आकर के अटैच होता है। ये चीज समझ में आ गई। अगर कोई प्रोटीन है उस पे आकर के कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ है तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन से होता क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बनता है। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो कैसे होता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद प्रोटीन तो बन गया। अब ये जो प्रोटीन है पहले इसकी जो डेस्टिनेशन है उसको समझते हैं, एंड देन हम लोग ये किस किस प्रोसेस से होता है उसको समझेंगे। तो प्रोटीन ये बना, ग्लाइकोप्रोटीन बना। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका दो डेस्टिनेशन हो सकता है। पहला डेस्टिनेशन ये होता है, या पहला जो इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे ये पहुंचता है, या तो ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जा करके पार्ट बन जाता है। ठीक है, या फिर ये क्या होता है, या फिर ये जो है सेल के बाहर सिक्रीट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग याद करें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या पढ़े थे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है, उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब समझ में आया, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बना है थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस, ये क्या करेगा, या तो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा,
ठीक है। एंड इसी वजह से हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सारी चीजों को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला चीज हम लोग को समझ में आ गया। दूसरी चीज ये होती है कि या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ना, इनका जो है सिक्रीशन होता है। ठीक है, मतलब जैसे सेल के या तो बाहर जाएगा या फिर जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं तो ये क्या होंगे कि सेल के किसी एक सेल ऑर्गेनेल में एक मॉडिफिकेशन हुआ, अब ये इस सेल ऑर्गेनेल के थ्रू बाद दूसरे सेल ऑर्गेनेल में इंटर करेगा। ठीक है, तो दो चीज हम लोग को समझ में आ गई। पहला चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बनना, दूसरा चीज सिक्रीशन होना, या तो सेल के बाहर या तो सेल के जो एक ऑर्गेनल है उसके अंदर ये सिंथेसाइज हो रहा है एंड वहां से ये सिक्रीट आउट हो रहा है, या तो साइटोसोल में या तो किसी और सेल ऑर्गेनल में। ये चीज समझ में आई। चलिए, अब ग्लाइकोसाइलेशन जो है ये दो तरह का होता है, आप बहुत बार पढ़े भी होंगे। एक होता है एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन और एक होता है ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो एन लिंक जो ग्लाइकोसाइलेशन है एंड जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप जानते हैं कि अमीनो एसिड जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं एंड उनको जो मेन जो उनका डिफरेंस है वो उनके आर ग्रुप के वजह से आता है। ठीक है, तो आर ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो दो अमीनो एसिड जो है ग्लाइकोसाइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड उन्हीं के बेसिस पे दो तरह का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। पहला अमीनो एसिड होता है एस्पैराजिन एंड दूसरा अमीनो एसिड होता है सेरीन या थ्रियोनिन। ठीक है, तो मतलब सॉरी, तीन तरह के, मतलब दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं एंड तीन तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले अगर हम लोग एस्पैराजिन की बात करें तो एस्पैराजिन में क्या होता है, उसके आर ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो हो रहा है जहां पे कार्बोहाइड्रेट आया है एंड ये कार्बोहाइड्रेट आ करके एस्पैराजिन का जो एमाइड नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बना रहा है एंड ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, तो उसी को कहते हैं एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, एंड दूसरे टाइप में क्या हो रहा है, या तो सेरीन या फिर थ्रियोनिन। ठीक है, सेरीन या थ्रियोनिन आप दोनों को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है ना, मतलब क्या, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जिसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अब अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आया है, कार्बोहाइड्रेट आ करके क्या कर रहा है, सेरीन या फिर थ्रियोनिन का जो साइड ग्रुप है उसका जो आर ग्रुप है उसका जो OH मतलब जो ग्रुप है उसके साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, उसके थ्रू जो है जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है एंड इस वजह से ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है ये ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, सेकेंड टाइप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए हैं कि ठीक है एस्पैराजिन इन्वॉल्व हो रहा है, एस्पैराजिन जो है उसका एमाइड नाइट्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन वो हो जाएगा। वहीं अगर आप हम लोग देखें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सेरीन एंड थ्रियोनिन का वो पार्टिसिपेट कर रहा है एंड उसके वजह से ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। अब इसके साइट की अगर हम लोग बात करें कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। ठीक है, एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर होता है। समझ में आई बात। देखिए दो, इसको ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है इसलिए इसको अच्छे से समझा रहे हैं हम, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आगे जब भी कभी आप इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर में या फिर कहीं पे भी अगर आप सिग्नलिंग से पढ़ेंगे तो भी ये जो है प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो पहले हम लोग एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की बात कर लेते हैं।
एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की अगर हम लोग बात करें तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में हमें इतना पता चल गया है कि एमाइड ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है एंड जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है, एस्पैराजीन है। यहाँ पे जो एस्पैराजीन है ये जो साइट है जहाँ पे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है वो कौन सा होता है, ईआर होता है। ईआर मतलब क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वहीं अगर आप बात करें कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो है जिसमें सेरीन या थ्रियोनिन पार्टिसिपेट करते हैं एंड उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है, ये जो है कहाँ पे होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जब आप इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें भी आप जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सारी चीजें पढ़े होंगे, किस तरह से न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम सब एक दूसरे से अटैच हैं, किस तरह से क्या क्या प्रोसेसेस होता है, तो वहां पे भी आप जरूर पढ़े होंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए कि जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन का ये कैसे होता है, ठीक है, कि आखिर जब भी वर्क किया जाता है, साइंटिस्ट वर्क करते हैं या फिर बॉटनिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट वर्क करते हैं, तो कैसे आखिर पता चलता है कि ये कोई प्रोटीन है एंड उस पर जो है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन हुआ है, अगर हुआ भी है तो कौन से टाइप का हुआ है, तो आखिर टेक्निक्स क्या है जिनके थ्रू पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें टेक्निक्स की तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है जिसके थ्रू इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद HPLC एनालिसिस होता है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव ग्रुप्स के थ्रू इनका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है बाय एडिंग द ग्रोइंग सेल and labeling them with a radioactive substance so that we can recognize it. And chromatographic isolation of the proteins होता है, एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी अगेंस्ट द फॉस्फो टायरोसिन, इसके थ्रू जो आइडेंटिफिकेशन होता है। पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब जैसे कि पेज, पेज में क्या होता है, पेज के थ्रू भी जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, HPLC एनालिसिस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव ग्रुप्स, एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी एंड पेज जिसे पॉलीएक्रिमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। डेली जो भी आप क्लास अटेंड करें
उसका तुरंत नोट्स बना लिया कीजिए। एंड डेली जितना भी आप पढ़ें उसको कोशिश किया कीजिए कि उसको जो है उसी समय पे पढ़ के अच्छे से याद करके अच्छे से समझ के उसी समय पे जो काम है वो उस समय पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।